मोहन के पापा माखन एक बढ़ई हैं जो कि लकड़ियों की चीजें बनाकर बेचते हैं। पर जब से बाजार में प्लास्टिक की चीजें आने लगी है, तब से लोगों ने मोहन के पापा से चीजें खरीदना कम कर दिया है, जिससे उनको पैसों की बहुत कमी होने लगती है। पापा, आप मेरे लिए कभी भी खिलौने लेकर नहीं आते, जबकि मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं। बेटा, तुम्हारे पास भी खिलौने की कमी थोड़ी ना है, तुम भी अपने खिलौने से खेला करो। पर पापा, मेरे सारे खिलौने लकड़ी के हैं और पुराने भी हो चुके हैं, पर मेरे दोस्तों के पास प्लास्टिक के नए खिलौने हैं। बेटा, तुम तो घर की परिस्थितियों को जानते हो, तुम्हारे पास लकड़ी के खिलौने हैं, उनसे ही खेल लो। ठीक है पापा, लेकिन मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, आप मेरे लिए साइकिल क्यों नहीं खरीद कर लाते? मुझे अब साइकिल चाहिए। अगर आप मुझे साइकिल लाकर नहीं देंगे तो मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी और फिर मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ पैसे जुटाकर तुम्हारे लिए साइकिल खरीद सकूं। आजकल मेरी हालत बहुत खराब है ना, तो कोई भी मेरे हाथ से बनी चीजें नहीं खरीद रहा है। अब जमाना बदल गया है पापा, आपको भी ये लकड़ी का काम छोड़कर कोई नौकरी की तलाश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे भी इस व्यापार में अब कुछ रहा नहीं, मैं कोई नए काम की तलाश करूंगा ताकि कम से कम तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अब माखन अपना लकड़ी का काम करना छोड़कर किसी नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसको इस काम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता है, इसलिए कोई भी उसको काम पर नहीं रखता। क्या तुम मेरे दुकान पर आने वाले सामान का हिसाब किताब करके मुझे बता सकते हो? नहीं साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो ये सब कर सकूं। कोई दूसरा काम है तो बताइए। तो क्या तुम पूरे दिन गोदाम से सामान की बोरियां पीठ पर लाद कर मेरी दुकान पर ला सकते हो? दिन में तुम्हें कम से कम 100 बोरियां लानी होंगी। अपने बेटे मोहन के लिए माखन ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, पर वो शरीर से इतना हट्टा कट्टा नहीं है कि हर दिन इस तरह से मजदूरों की तरह काम कर सके। वो दिन की तेज धूप में सामान की बोरी पीठ पर उठाता है और चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अरे तुम में तो जरा सी भी जान नहीं है, तुम क्या काम करोगे मेरी दुकान पर? जाओ, घर चले जाओ और कल से मत आना। अब माखन को महाजन ने भी काम पर से निकाल दिया था। वो और भी कई जगह पर जाकर काम ढूंढता है, पर उसको काम नहीं मिलता। वो उदास चेहरा लेकर घर वापस लौट जाता है, पर वो देखता है कि मोहन उससे पहले ही घर आ चुका है और उसका भी चेहरा लटका हुआ है। क्या हुआ बेटा, काम मुझे नहीं मिला और चेहरा तुम्हारा लटका है? पापा, आज प्रिंसिपल ने मुझे लेट स्कूल पहुंचने की वजह से घर भेज दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, कल से तुम समय रहते स्कूल चले जाना। पापा, मैं तो हमेशा टाइम से ही घर से निकलता हूँ, पर स्कूल इतनी दूर है कि पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूँगा। अगले दिन माखन स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने लगता है। आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब क्या बताएं मैडम, हम लोग तो सुबह ही घर से निकल गए थे, पर रास्ता इतना लंबा है कि यहाँ आते आते दोपहर हो गई। यही हाल आपके बच्चे का भी है। वो हर दिन मिड ब्रेक के बाद ही स्कूल पहुँचता है। शुरू में तो मैंने माफ कर दिया, पर इसका अब हर जगह यही नाटक हो गया है। इसमें नाटक की क्या बात है मैडम, स्कूल का रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते टाइम लग जाता है। वो सब मैं नहीं जानती, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर रास्ता लंबा है तो बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद दीजिए, पर कल से बच्चे को लेट स्कूल मत भेजिएगा। उसको देखकर दूसरे बच्चे भी लेट आना शुरू कर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ मैडम, बड़े मुश्किल से तो मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कर पाता हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं उसके लिए साइकिल खरीद कर कहाँ से लाऊं? ये आप जानो कि साइकिल खरीद कर कहाँ से लाओगे, पर मैं आपके बच्चे के लिए स्कूल के रूल्स तो नहीं बदल सकती ना। स्कूल की जो टाइमिंग रहेगी वो चेंज नहीं होगी। 2-5 मिनट आगे पीछे चलता है, पर 4 घंटे लेट आना नहीं चलेगा। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। मैं मोहन के लिए साइकिल खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप इसको स्कूल से मत निकालिएगा प्लीज। देखिए, मैं भी नहीं चाहती कि किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो। मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे ही हैं। जैसे आपका बच्चा है वैसे ही मेरा बच्चा और किसी दूसरे अमीर का बच्चा।
ये स्कूल है, यहाँ पर सभी को रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है मैडम, अब मैं अपने मोहन को तभी स्कूल भेजूंगा जब उसके पास अपने खुद की एक साइकिल। माखन प्रिंसिपल को नमस्ते कहकर स्कूल से निकल आता है। उसने मैडम से साइकिल खरीदने का प्रॉमिस तो कर दिया, पर उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो साइकिल खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। मैं मैडम से साइकिल खरीदने का वादा तो कराया, पर मैं साइकिल लाऊंगा कहाँ से? कहीं मेरे मोहन को स्कूल से निकाल ना दे। हे भगवान, अब आप ही मेरी कोई मदद करिए। अब दिन ब दिन मोहन और माखन के गरीबी के दिन बढ़ते ही जा रहे थे, पर माखन मोहन के लिए साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, जिस वजह से माखन और मोहन दोनों ही बहुत परेशान थे। माखन अपने घर पर एक दीवार से सर टिकाए बैठा था, पर वो दीवार पीछे खिसकने लगती है। ये दीवार पीछे क्यों खिसक रही है? लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। माखन दीवार को जोर से धक्का देता है, जिससे माखन को दीवार के पीछे रखा हुआ बड़ा सा लकड़ी का गोला दिखाई देता है। ये लकड़ी का गोला यहाँ कहाँ से आ गया? माखन उस लकड़ी के गोले को साफ करता है, वो चमकने लगता है। ये देखकर माखन खुश हो जाता है। लगता है ये कोई जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी जरूर मेरी मदद करेगी। मुझे इससे अपने मोहन के लिए साइकिल बनानी चाहिए। माखन उस जादुई लकड़ी से एक छोटी सी साइकिल बनाता है। अरे वाह, इस जादुई लकड़ी पर तो बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है। जैसे ही माखन उस छोटी सी साइकिल को जमीन पर रखता है, वो छोटी सी साइकिल एक बड़ी सी साइकिल में बदल जाती है और वो साइकिल बहुत ही चमकने लगती है, जिसे देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारी साइकिल बना दी पापा आपने तो। अब तो स्कूल जाने में देर नहीं होगी ना? नहीं पापा, अब से मैं हमेशा टाइम पर स्कूल जाया करूँगा। अब मोहन अपने पापा की बनाई हुई जादुई लकड़ी की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने लगता है। इस साइकिल में मोहन को ज्यादा पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक बार ही पैडल मारता है और साइकिल बहुत दूर तक तेजी से भागने लगती है। अरे वाह मोहन, आज तो तुम टाइम से पहले ही स्कूल पहुंच गए। हाँ मिस, ये सब मेरे पापा की बनाई साइकिल का कमाल है, जिसने मुझे इतनी जल्दी स्कूल पहुंचा दिया। वाह, तुम्हारे पापा ने तो सचमुच बहुत शानदार साइकिल बनाई है। अब तुम हमेशा टाइम पर आना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है मिस। मैंने अपने बेटे के लिए तो साइकिल बना दी, पर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्कूल जाने के लिए साइकिल है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे और ना ही कोई अन्य साधन। माखन उस जादुई लकड़ी के गोले से और भी कई सारे साइकिल बनाता है, जो कि जादू से बड़ी साइकिल बन जाती है। बाजार में बहुत ही कम कीमत पर गरीब बच्चों को वो सारी साइकिलें बेचा करता है। ये कहानी है प्रयागराज के एक गांव की, जिसका नाम था नैनी। नैनी गांव बेहद सुंदर और प्यारा था। वहाँ धीरज रहता था। वैसे तो धीरज अनाथ और गरीब था, लेकिन सब्जियां बेचकर अपना घर चलाया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आ जाओ सब्जी ले लो। भैया, टमाटर कितने के दिए? टमाटर तो 50 रुपए किलो है। इतना महंगा टमाटर मुझे नहीं लेना, मैं कहीं और देख लेता हूँ। दुकान खोले पूरा एक दिन हो गया था, लेकिन व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तब एक औरत वहाँ आई और कहने लगी, क्या आप मुझे अपनी सारी दुकान बेच सकते हैं? लगता है ये बड़े घर की बेटी है, मेरा पूरा दुकान खरीदने आई है। जी क्यों नहीं, सिर्फ 2000 रुपए में ये दुकान आप ले लीजिए। ये लो 2000 रुपए। वो औरत धीरज को पैसे देकर चली गई। पहले तो धीरज बहुत खुश हुआ, उसके बाद उसे पता चला कि वो नकली 2000 के नोट हैं। क्या जमाना आ गया है, कोई भला करना ही नहीं चाहता किसी का। थोड़े से पैसे जो आ रहे थे वो भी उस औरत ने लूट लिए। क्या करूं, कहाँ जाऊं? धीरज अपने दुकान लूटने से परेशान था ही कि वहाँ पर एक भिखारी आया और धीरज से कहने लगा, कुछ खाने को दे दो, अगर एक केला ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा। देख बुड्ढे, मेरी दुकान पहले से ही लुट गई है, मुझे और परेशान मत कर। सिर्फ 4 दर्जन केला रखा है, अगर मैं तुझे ये भी दे दूंगा तो मैं रात को क्या खाऊंगा?
मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। तुम कुछ नहीं, बस 2 केले ही दे दो। अगर इसे नहीं दिया तो यहाँ रहकर ये मेरा सर खाता रहेगा। इसे मैं केला दे ही देता हूँ। धीरज ने अपने पास रखे कुछ केलों में से उसे 2 केले दे दिए, जिसे खाकर भिखारी वहाँ से चला गया। जोरदार बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश है, ठंड लग रही है। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अगर रात भर यहाँ रुक गया तो ठंड से मर जाऊंगा। तब भिखारी की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है, जो धीरज का होता है। भिखारी हिम्मत बांधकर धीरज के घर पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मैंने थोड़ी सी मदद क्या की? तुम तो सर पर चढ़ रहे हो। रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत ज्यादा है, मुझे ठंड भी लग रही है, बिजलियां कड़क रही हैं। बस एक रात के लिए ही जगह दे दो। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। उस रात भिखारी धीरज के घर में ही रुक जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो जाती है। धीरज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भिखारी सुबह सुबह ही अपने झोले में से मिर्चियाँ निकाल कर खा रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह उठकर मिर्चियाँ क्यों खा रहे हो? आप उठ गए? ये मिर्चियाँ कोई ऐसी वैसी मिर्चियाँ नहीं है। इसे खाने से मुझे अब दिन भर भूख नहीं लगती। मुझे इससे क्या मतलब? तुम जाओ और अपना काम करो। चलो, सुबह हो गई और बारिश भी नहीं हो रही। भिखारी धीरज के घर से चला जाता है। धीरज सब्जी मंडी जाकर उसे दोबारा बेचने के लिए सब्जी की दुकान पर सब्जी लगाने लगता है। आ जाओ, ताजे ताजे सब्जी, ताजे ताजे सब्जियां ले लो। आ जाओ। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन धीरज के दुकान से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता। तब धीरज तंग आ जाता है और दुकान बंद के घर जा ही रहा होता है कि उसकी नजर टिले पर पड़ती है, जहां भिखारी रात को सो रहा होता है। और तब धीरज कहता है, असली जिंदगी तो इसी की है, ना कोई फिक्र, ना कोई काम। पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमो, लोगों से पैसे मांगो, किसी ने दे दिया तो मौज, और सब अब दे ही देते हैं, और रात को मस्त आराम से सो जाओ। उतने में ही वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उस भिखारी को काट कर चला जाता है। और दूर खड़ा धीरज ये सब चीजें देख लेता है। सांप काट लिया। अरे बाप रे, इसे तो सांप ने काट लिया। मुझे इसे एक सपेरे के पास लेकर जाना होगा। धीरज भिखारी को अपने साथ लेकर आ जाता है और उसका इलाज करवाता है। सपेरा उस सांप के जहर को निकाल देता है। सही समय पर आपने ला दिया, वरना इनकी जान खतरे में आ सकती थी। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दुकान के सामने वाला भिखारी है, पता नहीं कब वहाँ से जाएगा। जब से आया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखारी पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है और धीरज से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं एक भिखारी से उपहार लूंगा। ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। भिखारी कुछ मिर्चियाँ निकाल कर धीरज को दे देता है और कहता है, ये कोई मामूली मिर्चियाँ नहीं है, बड़े सिद्ध पुरुषों के साथ रहने की वजह से ये मुझे मिले हैं। इससे तुम अपने खेत में बो दोगे तो तुम्हारी फसल में से हीरे की मिर्चियाँ निकलेंगी। क्या बकवास है, अगर ऐसा होता तो तुम खुद ना इसे इस्तेमाल कर लेते, मुझे थोड़ी ना देते। मैं एक सज्जन व्यक्ति को ही ढूंढ रहा था जो मुझे तुम में नजर आया है। ये जादुई मिर्चियाँ तुम्हारे पास ही रखो। भिखारी धीरज को मिर्चियाँ देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भिखारी उस टिले या उसके आसपास कहीं भी नजर नहीं आता। धीरज उन मिर्चियों को देखकर सोचता है, क्यों ना मैं ये मिर्चियाँ एक बार बो कर देख ही लूं, कहीं उस भिखारी की बात सच निकली तो।
धीरज उन मिर्चियों को लेकर अपने घर के आंगन में कुछ जगहों पे बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। उन मिर्चियों की फसल में से रोशनी आने लगती है। धीरज उसे देखकर वहां जाता है। ये रोशनी कैसी? इसे खोद कर देखता हूँ। लगता है मिर्चियाँ उग आई हैं। धीरज जैसे ही उन मिर्चियों को तोड़ता है, उसे वहां पर हीरे की मिर्चियाँ नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उस भिखारी की बात तो सच निकली। ये तो हीरे की मिर्चियाँ हैं। फसल पूरी हीरे की है। मजा आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। धीरज उन हीरे की मिर्चियों की मदद से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। नया घर, व्यापार, सब कुछ खड़ा कर लेता है। अब उसके पास नौकर चाकर सभी होते हैं। आज उस भिखारी की मदद से मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। उस टीले के पास जाकर देखता हूँ, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए। मालिक, आप कहो तो आपके साथ मैं भी चलूं? तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे भला? लेकिन इतनी जिद कर रहे हो तो चलो। धीरज और उसका नौकर उसी टीले के पास जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि भिखारी वहीं सो रहा है। धीरज उसे उठाकर उससे तुम यहाँ सो रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं अनाथ बच्चा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। हर व्यक्ति मेरे नादानी का फायदा उठाया करता था। मैंने बस आपकी जान बचाई, उसके बदले में आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहें। मैं जरूर चलूंगा। मेरा भी इस जीवन में कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, इसीलिए मैं तुमसे ही मदद मांगा कर। धीरज उस भिखारी को लेकर अपने घर चला आता है। हीरे की मिर्चियों की मदद से धीरज कई सारे व्यापार भी खोल लेता है और खुशी खुशी सुखी जीवन बिताने लगता। एक बार एक गांव में कन्हैया नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। कन्हैया का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वो और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। कन्हैया के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर शहर बेचने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। फिर कन्हैया मुनीम जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। कन्हैया की पत्नी कन्हैया को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है। मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे, ये किसने काट लिया? मुझे कांटा तो छुआ नहीं है। कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कन्हैया लाल, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। कन्हैया चौंक जाता है और कन्हैया वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। मगर कन्हैया की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं ही मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में कन्हैया खूब दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद कन्हैया के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। राजेश बेटा,
अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। राजेश को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और राजेश का रिश्ता नंदिनी के साथ पक्का हो जाता है। फिर कन्हैया अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद नंदिनी, ये लो पैसे, जरा अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा राजेश, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी। बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। पिताजी, बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वो बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। और आगे तेरी मर्जी। और कन्हैया इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह कन्हैया का बेटा राजेश लोगों से घुस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर कन्हैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, ये मुझे नहीं है पसंद। तू मेरे लिए ये लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है? क्या वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई ये पाप वाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम दादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। तुम कहाँ पर रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर। मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर कन्हैया घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? कन्हैया अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ कन्हैया, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। और कन्हैया मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। कन्हैया, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ मेरी ये हवेली में रहोगे। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। कन्हैया, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, मैं वहाँ आराम से रह लूंगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेता पकड़ा गया, और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया है वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँगा। कन्हैया अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। मुनीम जी कन्हैया से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा ये मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे कन्हैया लाल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है।
अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। कन्हैया अपने बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण राजेश और नंदिनी को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ राजेश बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। तुम यह खबर सुनकर आए हो, मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों की लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को देखा? ये कन्हैया ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा करा और तुमने उसी पिता को घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, अब छोड़िए, वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थीं, सोनम और सुजाता। सोनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण सोनम का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं सुजाता की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सुजाता को पहले ही से था, विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सुजाता सोनम को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे सोनम, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। सोनम को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाता। सोनम के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार सुजाता से मदद की गुहार। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सुजाता बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं, तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। किंतु सुजाता ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन सोनम ने सोचा, सुजाता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूं, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ, लाओ अपना ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जाऊंगा ये मटका, तू क्यों तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे ये मटका। मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। सोनम ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। अपने भाई के घर पहुँच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है,
अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तो इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई। मगर सोनम ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी ले, तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, वो ही बहुत है। अरे बेटी, ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से सोनम वो घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे सोनम, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद करी? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपन दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसी ही सोनम घड़े को खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरे। तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोनम और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। सोनम की तरक्की देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वो ही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी से काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। क्या, भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य हैं, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार, उतना ही मेरा अधिकार है। अपन कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वो दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके बेटी
बस तुम ये मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। तो क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो। जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। मगर सुजाता ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। वह उसके भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन सोनम यहाँ पर आई थी क्या? हाँ सुजाता, थोड़े दिन पहले सोनम आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर आई थी मैं बाहर शहर था, उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन माया फिर कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वो हरिया की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरे झोपड़ी तक छोड़ा मुझे। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नियत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नियत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी ये घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नियत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा ये कैसा खड़ा है? बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। यह कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो एक घड़ा क्या हमें आप दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो। तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। सुजाता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वो घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। पर क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से अपन को ये बिल्कुल सही मिला है। अपन बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन अपन ने उसकी मदद नहीं करी। कर्म ऐसे करने के बाद अपन अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती।
सुजाता और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। बहुत दिनों पहले गंगापुर गांव में मुन्नी नाम की एक दूध वाली रहती थी। मुन्नी का दिन अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। नींद से उठकर उसका पहला काम था गौशाला साफ करके लक्ष्मी को खाना खिलाना। मुन्नी लक्ष्मी को बहुत प्यार करती थी और लक्ष्मी भी उसकी प्यारी गाय थी। लक्ष्मी की देखभाल में ही मुन्नी का दिन बीतता था। मुन्नी विधवा थी। मुन्नी का पति शादी के कुछ सालों बाद ही मुन्नी को अकेला छोड़ गया। मुन्नी अपना भरण पोषण लक्ष्मी के दूध से घी बनाकर बेचती थी। मुन्नी के हाथों का घी पूरे गांव गंगापुर में प्रसिद्ध था। गंगापुर गांव में सभी निवासी मुन्नी से ही घी और दूध लेते। दिन रहते ही मुन्नी निकल पड़ती थी। घी ले लो, घी शुद्ध और ताजा घी ले लो, अच्छा घी ले लो। घी शुद्ध और ताजा घी ले लो, अच्छा घी ले लो, घी ले लो। मुन्नी, मुझे 1 किलो घी चाहिए। ये लीजिए काकी जी। गांव के रास्ते पर मुन्नी घूम घूम कर घी और दूध बेचती थी। बस ऐसे ही गांव की गली गली घूमकर मुन्नी का दिन कट जाता था। मुन्नी की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन रूपवती को बहुत जलन होती थी। रूपवती ने विचार किया कि वो भी मुन्नी की तरह व्यापार करके पैसे कमाए। अरे, हमारे पास भी तो एक गाय है। मैं भी मुन्नी की तरह घी दूध का व्यापार कर सकती हूँ। मगर मुन्नी का घी पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो फिर मेरा घी कौन खरीदेगा? हाँ, मगर एक सुझाव है मेरे पास, जिसे मुन्नी के सभी ग्राहक मुन्नी को छोड़कर मुझसे घी दूध लेंगे। मैं मुन्नी के घी के भाव से आधे भाव में लोगों को घी बेचूंगी। शुरुआत में घी एकदम शुद्ध बनाऊंगी। जैसे ही मुन्नी का घी दूध का व्यापार बंद हो जाएगा, वैसे ही मैं घी में मिलावट करना शुरू करूंगी। यहाँ सोचकर रूपवती ने घी का व्यापार शुरू किया। पहले रूपवती मुन्नी के ग्राहकों के पास जाती है। अरे रूपा काकी, घी ले लो, एकदम शुद्ध घी है, एकदम शुद्ध घी है। एक बार लोगी तो दोबारा याद करोगी। नहीं रूपवती, मैं तो मुन्नी से ही घी लेती हूँ। उसका घी एकदम शुद्ध और ताजा होता है। मैं क्या आपको खराब घी दूंगी क्या? मेरा घी तो मुन्नी के घी से भी अच्छा है। मुन्नी के घी से आधे दाम में है। आधे भाव में? अरे काकी, आप इतना घी लेने में सोच क्यों रही हो? पहले आप घी ले लो, घी अच्छा लगे तो घी के पैसे देना। ठीक है, अब इतना कह रही हो तो दे दो। काकी खूब खुश हो गई और काकी को रूपवती का घी बहुत पसंद आया। और फिर काकी ने यह बात पूरी गांव को बताई कि मुन्नी एक ठग है। फिर मुन्नी थोड़ा सा घी निकालकर पड़ोसी गांव में बेचने जाने लगी। मुन्नी एक दिन पड़ोसी गांव रामनाथपुर में अपना घी बेचने जाती है। तभी वहाँ एक ग्रामीण आकर मुन्नी को चिल्लाकर कहता है, मुन्नी, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि मुन्नी का घी एकदम शुद्ध और ताजा है, मगर रूपवती का घी तुम्हारे घी से भी अच्छा है और तुम्हारे घी से आधे दाम में है। मुन्नी ने चुपचाप सारी बातें सुनती रही। लक्ष्मी, बता, मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वालों ने मुझे गलत समझा, क्यों समझा? बता, क्यों गलत समझा? लक्ष्मी। घर लौटकर मुन्नी दुखी हो रही थी। रूपवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री और अधिक बढ़ चुकी थी। अरे, जो मैं चाहती थी वो हो गया। मुन्नी का व्यापार बंद हो गया। अब मुन्नी इस गांव में कभी भूलकर भी घी नहीं बेचेगी, जो मैंने सोचा था। अब वो करने की बारी आ गई। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि ये गांव वालों को इतने आधे भाव में शुद्ध घी खिलाऊंगी। अब इस घी में मिलावट की बारी आ गई। घी का दाम वही होगा, मगर घी पहले वाला नहीं। रूपवती ने घी में नारियल का तेल और घी गाढ़ा करने के लिए पाउडर मिलाना शुरू किया। एक दिन जमींदार के घर। हरिदास, तुम्हें आज पता ही होगा कि आज मेरी बेटी रानी का जन्म दिवस है। जी जमींदार बाबू, मुझे पता है कि आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और आप हर बार की तरह इस बार भी राजभोग का आयोजन रखोगे, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण करना है। हाँ हरिदास, तुम उसकी चिंता मत करो।
मैंने श्याम के हाथ पूरे गांव वालों को मेरी रानी बेटी के जन्मदिन के लिए आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता ही होगा कि मेरी रानी बेटी को शुद्ध घी के बने लड्डू कितने पसंद हैं। हाँ, तो तुम वो घी लेकर लड्डू बनाने के लिए वो मुन्नी से घी लेकर हलवाई को दे दो। अरे जमींदार बाबू, वो मुन्नी तो एक नंबर की ठग है। इसने पूरे गांव वालों को अच्छे से बुद्धू बनाया है। फिर हरिदास ने मुन्नी की सारी बातें जो गांव में मुन्नी की हो रही थी, वो सारी की सारी बातें जमींदार बाबू को बता दी। अरे जमींदार बाबू, आजकल वो रूपवती भी घी बेच रही है। रूपवती का घी शुद्ध और ताजा होने के साथ साथ मुन्नी के घी से आधे दाम में बेचती है। अच्छा, तो फिर तुम वो रूपवती से घी लेकर हलवाई को दे दो, मगर रूपवती को कहना कि घी जमींदार ने मंगवाया है। घी एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। फिर हरिदास जमींदार के घर से चला जाता है और जमींदार सोचता है, मुझे तो हरिदास की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुन्नी ऐसा कर सकती है। हरिदास को रूपवती रास्ते में ही मिल जाती है। अरे रूपवती, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा है, मगर तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। हरिदास काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आन पड़ा? अरे रूपवती, मुझे वो 5 किलो घी चाहिए। क्या 5 किलो घी? वो आज जमींदार की बेटी का जन्मदिन है, तो उसी अवसर पे मिठाइयाँ बनवाने के लिए घी चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं देती हूँ, देती हूँ। लो, पूरा 5 किलो घी है। फिर क्या हरिदास रूपवती से घी ले लेता है? फिर वो घी से बनी मिठाई खाने के बाद जमींदार और जमींदार का पूरा परिवार, यहाँ तक जमींदार की बेटी भी बीमार पड़ गई। फिर जमींदार ने हरिया को तुरंत ही अपने महल में बुलाया। हरिदास, तुम वो घी कहाँ से लेकर आए थे? वो घी के लड्डू जिसने खाया है वो सभी बीमार हो गए। यहाँ तक मेरी बेटी के पेट में दर्द है। मैं सच कह रहा हूँ जमींदार बाबू, वो घी मैं रूपवती के पास से ही लेकर आया था। मैं सच कह रहा हूँ जमींदार बाबू। पहले तुम कह रहे थे कि रूपवती का घी एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ उसका घी शुद्ध है? तो फिर ये सब क्या है? लोग वो मिठाइयाँ खाकर बीमार कैसे पड़ गए, बोलो। जमींदार बाबू, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी वो घी वाली को नहीं छोड़ूंगा। जमींदार का गुस्सा देखकर हरिदास वहाँ से निकलता है और हरिदास सीधे रूपवती के घर की ओर चल देता है। आज तो ये नारियल का तेल खत्म हो गया। कल के घी में मैंने सारा नारियल का तेल मिला दिया, पर अच्छा है कल का सारा घी तो जमींदार ने खरीद लिया। आज नारियल का तेल बाजार से लाती हूँ, उसके बाद घी बेचूंगी। रूपवती की सारी बातें बाहर खिड़की से झांकते हुए हरिदास सुन लेता है। छी छी छी, रूपवती, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम खानों की चीजों में मिलावट करोगी। तुम्हारे घी खाकर गांव के सभी लोग, यहाँ तक जमींदार की बेटी भी बीमार पड़ गई। छी छी, चलो चलो अब जमींदार के घर चलो। फिर जो हरिदास ने सुना वह सारी बातें हरिदास जमींदार को बताता है। फिर जमींदार कहता है, रूपवती, तुम औरत होकर जरा सी भी शर्म नहीं है। तुम्हें तरस नहीं आया अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? और तुम बेचारी मुन्नी को भी पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई है जो दूसरे के पेट पर लात मारकर सुखी रह पाया है? तुम औरत जात हो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। मुझे माफ कर दो जमींदार बाबू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने उस बेचारी मुन्नी के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं ये घी बेचना बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। हरिदास, पूरे गांव वालों को बता दो कि सही मिलावटी कौन है। फिर गांव वालों को समझ आ जाता है कि सही मिलावटी कौन है। फिर सब मुन्नी के घर जाते हैं, यहाँ तक रूपवती भी। मुन्नी, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं रूपवती। गोपालपुर गांव में एक हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। उनके पास 2 बैल थे, छिमरा और छोटू। हरिया उनकी मदद से खेती करता था।
हरिया अपने दोनों बेलों से बहुत प्यार करता था। हरिया उन दोनों का खूब ख्याल रखता था। फिर सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान जरा सुनती हो? क्या हुआ, क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, आज मैं जरा खेत से देर से घर वापस आऊंगा। क्यों देर से वापस आऊंगा मतलब? रोज कौन से तुम खेत से जल्दी वापस लौटते हो, और आज वैसे तुम जाओगे कहाँ जो देर से वापस आओगे, बोलो? अरे भाग्यवान, आज मुझे अपने खेत की जुताई कर कर उसमें बीज बोना है। और भाग्यवान, आज मैं अपने दोनों बेलों को नदी किनारे नहलाने लेकर जाऊंगा। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने अपने दोनों बेलों को नदी किनारे नहलाने गए थे। अरे भाग्यवान, हमारे बेल दिन भर बेचारे धूप में काम करते हैं और आज उन्हीं की वजह से हमें 2 समय का खाना मिल पा रहा। ऐसे में उन दोनों को मैं नदी किनारे नहलाने लेकर जाता हूँ तो वो दोनों बड़े खुश होते हैं। तुम्हें तो अपने दोनों बेलों के साथ समय बिताने का मौका चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मगर घर समय रहते वापस लौटना और ध्यान से जाना। इतना कहकर हरिया अपने दोनों बेलों को घर से खेत की ओर ले जाता है। और खेत पर जाकर अपने खेत की जुताई करने और बीज बोने लगता है। कुछ समय बाद खेत की पूरी जुताई हो जाती है। अरे वाह, आज तो समय रहते मैंने अपने पूरे खेत की जुताई कर ली। मेरे बेलों की तो बात ही निराली है। चलो, अब मैं तुम दोनों को नदी किनारे लेकर चलता हूँ, वहीं तुम दोनों को मैं नहलाऊंगा। हरिया अपने दोनों बेलों को नदी किनारे ले जाता है और अपने बेलों को नहलाता है। जितना हरिया अपने बेलों से प्यार करता है, उतना ही बेल भी हरिया से प्यार करते हैं। छिमरा और छोटू नहाते समय खूब मनमोहित होते हैं। कुछ दिनों के बाद, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान। क्या हुआ? और आज आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, आज का दिन हम किसानों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन होता है। आज का दिन अच्छा है? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाग्यवान, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने अपने खेत में बीज बोए थे और अब तक तो बारिश भी अच्छे से हो गई है। अब मुझे लगता है बीज में से पौधा बाहर आ गया होगा। उसी को तो देखने में अपने खेत में जा रहा हूँ भाग्यवान। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी देखना है खेत में लहराती हुई हरियाली। मुझे भी ले चलो आप अपने साथ। ठीक है भाग्यवान, तुम भी हमारे खेत की फसल देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर हरिया और हरिया की पत्नी विमला खेतों की ओर जाते हैं। हरिया के खेत की फसल खूब हरी भरी और बड़ी बड़ी हो गई थी। वाह, देखो तो कितनी सुंदर हरियाली अपने खेत में। मन तो करता है कि दिन भर यहीं रहूं, इन हरियाली को ही देखती रहूं। वाकई में इस बार की फसल पिछली बार की फसल के मुकाबले कई ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है कि इस बार अपनी फसल कई ज्यादा अच्छी होगी। तुमने यह बिल्कुल सही कहा। इस बार अपनी फसल कई ज्यादा अच्छी और ज्यादा होगी। ये सब मेरे बेलों की मेहनत का कमाल है। आज उन्हीं की मेहनत के कारण मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और कुछ दिनों बाद हरिया की फसल कट जाती है और उसकी फसल कई ज्यादा और अच्छी मात्रा में हुई। चलो, इस बार तो मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। अब ये फसल को मैं दिन रहते बाजार में बेच आता हूँ। आज वैसे भी अच्छा दाम मिलेगा। इतने ही बीच में राम का जमींदार आता है। अरे हरिया, मैंने सुना है कि इस बार पूरे गांव में सबसे बढ़िया फसल तुम्हारी ही हुई है।
हाँ जमींदार बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। हाँ, मगर इस बार तुमने मेहनत भी खूब की थी। हरिया, तुमसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ जमींदार बाबू, कहिए। हरिया, तुम्हारे खेत के पास मेरी 30 बीघा जमीन है। क्या तुम उस 30 बीघा जमीन पर खेती करना चाहोगे? तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग तुम्हारा होगा और आधा भाग मेरा। 30 बीघा जमीन? जमींदार बाबू, आप सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ और मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है जमींदार बाबू, मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं तुम्हारी 30 बीघा जमीन पर खेती करूँगा। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और हरिया जल्दी से अपने घर आता है। आप फसल बेचकर इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाग्यवान, मैं अपनी फसल बेच आया और मुझे अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। और भाग्यवान, आज एक और खुशखबरी है। मतलब फसल का अच्छा दाम मिला, इसके अलावा और क्या खुशखबरी है? अरे भाग्यवान, आज हमारे खेत पर जमींदार आया था। जमींदार से जो हरिया की बात हुई वह सारी बात हरिया अपनी पत्नी को बता देता है। अरे बाप रे बाप, 30 बीघा जमीन पर खेती, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा ही खेती है। इतनी ज्यादा खेती अपने ये दोनों बैल कैसे कर पाएंगे? भाग्यवान, हम एक काम करते हैं, हम एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। ट्रैक्टर आ जाने से अपना काम आसान हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिया एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लाता है। विमला हरिया का ट्रैक्टर देखकर खूब खुश हुई। और क्या, रामू उसी ट्रैक्टर की मदद से खेती करने लगा। हरिया के ट्रैक्टर आ जाने के कारण हरिया के बेलों का काम बहुत कम हो गया। फिर एक दिन, अरे सुनते हो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहो भाग्यवान, क्या बात कहनी है? जब से अपना ट्रैक्टर आया है, जब से अपने बैलों का कुछ काम नहीं है, हम इन्हें बेफालतू में घास डालकर अपना पैसा बिगाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों बैलों को हम अपने घर से भगा देते हैं। भाग्यवान, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? चलो ठीक है, अभी हमें इन बैलों का कुछ काम नहीं है, मगर तुम भूल कैसे गई? आज जो कुछ भी हमारे पास है इन बैलों की मेहनत के कारण है भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद एक दिन रामू अपने खेत पर बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर अपने घर वापस लौट रहा था। वह अपने बैलों के लिए घास लाना। अरे आज आप तुम्हारे दोनों बैलों के लिए घास नहीं लाए? अरे हाँ, आज खेत पर बहुत काम था तो जल्दी जल्दी में मैं हमारे दोनों बैलों के लिए घास लाना भूल गया। हरिया का प्यार अब अपने बैलों से धीरे धीरे कम हो रहा था और हरिया के मन में एक विचार आता है। पर भाग्यवान गलत क्या कह रही थी? सही तो कह रही थी। जब से मेरा ट्रैक्टर आया है, जब से ये दोनों बैलों का कुछ काम नहीं है, मैं इन्हें बेफालतू में ही पाल रहा हूँ। वैसे मुझे अब इन बैलों का कुछ काम नहीं है। चलो चलो चलो, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो, मैं तुम्हें बेफालतू में ही घास खिला रहा हूँ। रुको, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको। हरिया का यह व्यवहार देखकर बैल चौंक जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हरिया उन बैलों को डंडे से मार मार कर अपने घर से भगा देता है। अरे भाई, ये अपने साथ क्या हुआ? जिस मालिक के लिए हमने मेहनत की, आज उसी ने हमें घर से भगा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। छोटे, आज के जमाने में सब ऐसा ही करते हैं। जब तक काम रहता है उसे रखते हैं और जिस दिन काम नहीं तो उसे घर से भगा देते हैं। और आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ट्रैक्टर आ जाने के कारण हमारा काम कुछ नहीं था, जिस कारण हमारे मालिक ने हम दोनों को घर से भगा दिया। गांव के उस किनारे पर जहां कच्ची सड़क भी कई जगहों से टूटी थी, वहीं पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। लोग उसे धनीराम का घर कहते थे।
असल में गांव में सब उसे प्यार से धन्नू कहकर बुलाते थे। धनीराम करीब 42 साल का था। नाम तो उसका धनीराम था, पर उसके जीवन में धन का बहुत अभाव था। पुराने कपड़े और आंखों में एक गहरा शांत दर्द। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी ईंट ढोता, कभी खेत में कटाई करता, तो कभी गांव के चौधरी के पशु चराता। उस दिन आसमान में काले बादल उमड़ आए। जब धनीराम खेत से घर लौटा तो देखा झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। वह जल्दी से सूखी घास और मिट्टी लाने भागा, पर तभी तेज हवा चली, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसका छोटा बेटा श्यामू बाहर ठंड से कांप रहा था। झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था और उनका बिस्तर भीग चुका था। धनीराम ने बेटे को गोद में उठाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, इस बार भी छत ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। हर महीने सोचता रहा कि कुछ बचा लूंगा, पर रोज की जरूरतें सब कुछ ले गईं। अब ये बारिश कैसे कटेगी? टपकती छत, भीगती दीवारें और बच्चों को रात भर ठंड से सिकोड़ कर रखना होगा। मेरा दिल यह सब देखकर बैठ जाता है। सुनिए जी, आप यूं परेशान ना हो। जब भी मुश्किलें आई हैं, हमने मिलकर उनका सामना किया है। छत से पानी टपके या दीवारें भीगे, जब तक हम साथ हैं, कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। मैं जानती हूँ आप हमारे लिए हर पल मेहनत करते हैं। भगवान सब देखता है। वो देर लगाता है, पर कभी अंधेरे में नहीं रखता। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम अपने पक्के घर में बैठकर इन दिनों की बात मुस्कुराते हुए याद करेंगे। बस आप हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं, हमेशा। रात के 3 बजे थे। पूरे गांव की दीवारें बारिश से ठंडी हो चुकी थी। बिजली कड़कती तो पल भर के लिए पूरे गांव में रोशनी छा जाती और फिर घना अंधेरा। धनीराम की झोपड़ी में पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह टूटी छत के नीचे अपने बेटे श्यामू को गोद में लिए बैठा था। ठंडी हवा और गीले कपड़ों से श्यामू बुरी तरह कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां धनीराम की कमीज को मजबूती से पकड़े हुए थीं। धनीराम भी पूरी तरह भीग चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वह श्यामू की पीठ थपथपाते हुए कह रहा था, सो जा बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। यह टपकती छत, यह ठंडी हवा और यह भीगी रोटियां बस कुछ दिनों की बात है। कभी कभी भगवान हमें परखता है, देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या जुड़े रहते हैं। हम हमेशा गिरे हैं, फिर संभले भी हैं, और इस बार भी ऐसा ही होगा। तेरा बाबा भले थक गया है, पर उसने हार नहीं मानी। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तू बस अपनी आंखें बंद कर ले। मेरी गोद में दुनिया की सारी परेशानियां हार जाएंगी। सो जा बेटा, भगवान सब देख रहा है। वो बहुत बड़ा है, सब ठीक कर देगा। पर उस रात भगवान शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहे थे। बारिश तेज होती गई। आधी रात तक झोपड़ी की छत की मिट्टी पूरी तरह गल गई। अचानक एक तेज आवाज के साथ छत का एक बड़ा हिस्सा ढहकर नीचे गिर पड़ा। मिट्टी, घास और पानी का मलबा गिरते ही झोपड़ी में और भी अंधेरा छा गया। डर के मारे श्यामू धनीराम से लिपट गया। धनीराम ने कांपती आवाज में कहा, डर मत बेटा, मैं हूं ना। पर उसके खुद के होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गीले कपड़ों से सर्दी उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी। उसने चारों ओर देखा। बारिश रुकने का कोई आसार नहीं था। झोपड़ी की छत और दीवारें गिरने लगी। उसकी पत्नी भी घबराने लगी। अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। छत तो पूरी तरह गिर चुकी है। दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं। अगर हम यहाँ रहे तो कुछ भी हो सकता है। चलो भागते हैं, जल्दी। पर जाएंगे कहाँ जी? बाहर तो और भी ज्यादा पानी है। हर तरफ कीचड़ और तेज बहाव है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो चलिए। भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे को कुछ न हो। हम फिर से सब बना लेंगे, पर जान से बढ़कर कुछ नहीं। उसने श्यामू को उठाया, भीगी जमीन पर पैर रखा और बाहर निकल आया। कीचड़ में उसके पैर धंसते जा रहे थे। आंखों से आंसू और बारिश का पानी दोनों बह रहे थे। रात के उस घने अंधेरे में बिजली की चमक के सहारे उसने गांव के दूसरे छोर पर बने अपने चाचा चाची के पक्के घर की ओर देखा। हर कदम पर उसका दिल डूब रहा था। रास्ते में वह सोचता रहा,
चाचा तो हमेशा मुझे निकम्मा कहते हैं कि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, हमेशा दूसरों के सहारे ही जीऊंगा। पर आज श्यामू की जान बचाने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, हाथ फैलाना। मुझे अपना स्वाभिमान घर पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि जब बात अपने बच्चे की हो तो एक बाप को हर चोट, हर ताना और हर अपमान मंजूर होता है। उस बरसती रात में गांव की गलियां सुनसान थीं। कीचड़ में नुकीले पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। श्यामू की ठंडी सांसें उसके हाथों पर महसूस हो रही थीं। बेटे की हालत देखकर धनीराम का दिल फटा जा रहा था। आखिरकार वह चाचा के घर पहुंचा। उसने कांपती उंगलियों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद चाची की नींद खुली और उन्होंने खड़खड़ाती आवाज में पूछा, इतनी रात को कौन है? अरे री, दरवाजे पर कौन खड़ा है इस तूफान में? इतनी तेज बारिश में खड़खड़ाहट, कहीं कोई मुसाफिर तो नहीं भटक गया या कोई अनहोनी हुई है? हे भगवान, आज कैसी घड़ी में नींद खुली है। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हूँ चाची धनीराम। हमारा घर बरसात में गिर गया। श्यामू को बहुत सर्दी लग गई है, बस थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा लो। चाची ने दरवाजा खोला और हल्की रोशनी में धनीराम की हालत देखकर मुंह फेर लिया। तभी पीछे से चाचा की आवाज आई, कौन है? ओ धनीराम, फिर आ गया भीख मांगने। तू तो बचपन से ही हम पर बोझ बना हुआ है, ना तब कुछ कर पाया, ना अब कुछ कर पा रहा है। तेरे बाप ने भी तेरे लिए कुछ नहीं किया, बस फटेहाल जिंदगी जी और मर गया। तू भी उसी रास्ते पर है। लगता है अपने बेटे के लिए भी कुछ किए बिना ही मर जाएगा। अपने बाप की तरह नाकाम, बेबस। क्या लेकर आया है इस बार? आंसू, लाचारी या वही पुराना दुखड़ा? धनीराम के कदम वहीं जम गए। उसका दिल बैठ गया। धनीराम की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा होने लगीं। वो दिन भी ऐसा ही था, बरसात का महीना। वह तब सिर्फ 10 साल का था। उसके पिता खेत में हल चला रहे थे, तभी अचानक बिजली गिरी और उनकी जान चली गई। माँ ने जैसे तैसे लोगों से मांगकर 13वीं की। कुछ ही महीनों में माँ भी बीमारी से चल बसी। धनीराम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके माता पिता के पास 5 बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने खून पसीने से सींचा था। पर माता पिता के मरते ही चाचा ने पंचायत में ऐलान कर दिया, भाई भाभी मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर जाते जाते हमारे सिर पर कर्ज छोड़ गए। भाई ने हमसे घर बनवाने और इलाज के लिए पैसा लिया था, पर कुछ भी लौटाया नहीं और चल बसे। अब बताओ पंचायत वालों, क्या मैं किसी के कर्ज का बोझ उठाऊं? उनकी जमीन जो उनके नाम थी अब मेरे नाम होनी चाहिए, क्योंकि असली हकदार वही है जो कर्ज चुकाए। और यह लड़का, यह अनाथ क्या हमारे भरोसे पैदा हुआ था कि अब हम इसे पालें, इसकी जमीन इसे सौंपें? इसके माँ बाप ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। चाचा, यह जमीन बाबूजी की आखिरी निशानी है। मैं अनाथ जरूर हूँ, पर मेरा जमीन से खून का रिश्ता है। इसे मत छीनो। बाबूजी की आखिरी पहचान है यह। मुझसे मेरी जड़ें मत काटो। पंचायत से विनती है, मुझे मेरा हक दिलाओ। पर गांव के कुछ अमीर लोग, जिनसे चाचा के अच्छे संबंध थे, उनके कहने पर पंच भी चुप हो गए। सब जानते थे कि चाचा और गांव के बड़े लोगों के बीच गुप्त सांठगांठ थी। धीरे धीरे जमीन के कागज चाचा के नाम हो गए। धनीराम के पास सिर्फ वो पुराना नीम का पेड़ बचा, जिसके नीचे कभी उसके पिता आराम किया करते थे। उस रात जब उसकी झोपड़ी गिरी और वह श्यामू और अपनी पत्नी को लेकर चाचा के घर पहुंचा, तो उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। चाचा चाची दरवाजे पर खड़े थे। धनीराम ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, बाहर बहुत तेज बारिश है, हमारी झोपड़ी गिर गई है। श्यामू का बदन बुखार से तप रहा है, देखो ना, बेचारा कांप रहा है। मैं पूरी रात इसे सीने से लगाकर बैठा रहा, कहीं इसकी सांस ही ना रुक जाए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा लो। कोई कोना दे दो जहां पानी ना टपकता हो। यह आपका दरवाजा है, आपका घर है। मैं जब कहोगे चला जाऊंगा, पर अभी श्यामू को बचा लो चाचा। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मेरे माँ बाप नहीं रहे, अब अगर यह भी चला गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चाचा, आप बड़े हैं, आप ही पर उम्मीद है,
हम खून के रिश्ते हैं चाचा, कम से कम एक बार इंसानियत दिखा दो। चाचा ने मूंछों पर ताव दिया और उसकी हालत देखकर मन ही मन हंसे। फिर तिरस्कार भरी आवाज में बोले, ओ धनीराम, तेरा बाप भी खाली हाथ था। मरते वक्त तक सिर्फ कर्ज, बीमारी और बेबसी छोड़ गया। क्या था उसके पास? न कोई जायदाद, न कोई इज्जत, बस एक झोपड़ी और वो सूखा नीम का पेड़। उसी पेड़ और 5 बीघा जमीन से सारी जिंदगी उम्मीद लगाए बैठा रहा। अब तू भी वही करेगा क्या? देख, जमीन तो अब मेरी है। मैंने ही उसे बचाया, मैंने ही संभाला, और तेरा बाप मुझसे उधार लेकर चला गया। जा, अपने बाप के नियम के पेड़ के नीचे उसी पेड़ पर घर बना, वहीं मिट्टी खोद, वहीं अपनी किस्मत बना। शायद भगवान को तेरी हालत पर दया आ जाए। और हाँ, अब से इस घर की चौखट पर मत आना, क्योंकि यह घर मेहनत वालों का है, भीख मांगने वालों का नहीं। देख धनीराम, हमारे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है। घर छोटा है, खर्चे बड़े हैं, और तू रोज एक नई मुसीबत बनकर खड़ा रहता है। हम अब और नहीं झेल सकते तेरी गरीबी को। ना तेरे बाप ने कुछ छोड़ा, ना तेरी किस्मत में कुछ लिखा है। जा, भाग यहां से, कहीं और ठिकाना ढूंढ, किसी और के दरवाजे पर जाकर रो। हमने तेरा दुख दर्द बहुत देख लिया। अब हमारे पास तेरे लिए ना वक्त है, ना हमदर्दी। बारिश और तेज हो गई। धनीराम के कानों में बस चाचा की आवाज गूंज रही थी कि जा, अपने बाप के पेड़ पर घर बना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धनीराम ने बेटे के भीगे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, पिताजी, क्या सच में हम पेड़ पर घर बना सकते हैं? हाँ बेटा, अब यही करेंगे, अपने बाप के पेड़ पर ही घर बनाएंगे। उस रात पहली बार उसके मन में एक निडर विचार आया, पेड़ पर घर बनाने का। वह पूरी रात भीगता रहा, पर उसके दिल में एक नई आग जल चुकी थी। अब वह हार मानने वाला नहीं था। सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी, पर चारों ओर ठंडक फैली थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे। धनीराम अपने बेटे श्यामू को लेकर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कभी उसका बचपन बीता था। ठंड से कांपते हुए श्यामू बोला, बाबा, अब हमारा घर कहाँ बनेगा? हर कोई तो हमें दुत्कार रहा है, कोई भी हमें अपने आंगन में जगह नहीं दे रहा। क्या हम ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे? क्या हमारा कोई आसरा नहीं बचेगा? नहीं बेटा, हमारा घर यहीं बनेगा। हाँ, वहीं तेरे दादा के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे, जहां मेरे बाबूजी घंटों बैठा करते थे, अपनी थकान मिटाते थे, सपने देखते थे। वो पेड़ अब सिर्फ छांव नहीं देगा, वह अब हमारा आसरा बनेगा। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि जड़ें यहीं हैं बेटा, और जहां जड़ें हों वहीं घर होता है। पेड़ पर बाबा, पेड़ पर भी कोई घर बनाता है क्या? वहां तो न दीवारें होती हैं, न दरवाजा, न रसोई, न छत। फिर हम कैसे रहेंगे वहां? लोग तो हम पर हंसेंगे। क्या वाकई कोई पेड़ भी किसी का घर बन सकता है? हाँ बेटा, जब अपने ठोकर मारते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब रिश्तों की दीवारें गिर जाती हैं, तब भगवान खुद एक टहनी को छत बना देता है, एक जड़ को दीवार बना देता है। घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनापन और उम्मीद से बनता है। और जहां सच्चाई और सब्र हो, वहां एक पेड़ भी महलों से बड़ा घर बन जाता है। धनीराम की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। उसने आसमान की ओर देखा, फिर पेड़ की मोटी शाखाओं को देखा। उसकी निगाहों में ठान लेने की जिद साफ नजर आ रही थी। उसने गांव के बढ़ई से कुछ टूटी फूटी लकड़ियां और पुरानी सीढ़ियां मांगी। बढ़ई ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया कि भला कोई पेड़ पर घर कैसे बना सकता है। लगता है गरीबी धनीराम के सिर पर हावी हो गई है, जो ऐसे उलटे सीधे विचार उसके मन में आ रहे हैं। पर धनीराम ने किसी की नहीं सुनी। वह टूटी लकड़ियां, पुराने खप्पर और रस्सी लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। श्यामू भी उसके पास बैठकर देख रहा था। उसके बाबा के हाथ कांप रहे थे, पर उनका हौसला नहीं कांप रहा था। धनीराम ने सबसे पहले पेड़ के चारों ओर मजबूत रस्सी बांधी, फिर एक एक कर लकड़ियों को शाखाओं पर जमाना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, कीचड़ लगी मिट्टी उसके पैरों से सूखकर झड़ रही थी, पर उसका मन जैसे पत्थर का हो गया था।
दिन भर में उसने पेड़ की सबसे मोटी शाखा पर 2 खप्पर जमा दी। शाम तक उसने शाखाओं को जोड़कर एक छोटा सा तख्त बना लिया। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। बारिश कभी रुकती, कभी फिर से शुरू हो जाती। सुनिए जी, ये जो आप पेड़ पर बनाने की सोच रहे हैं, ये सच में बन जाएगा ना? मैं जानती हूँ हालात बहुत खराब है, लोग ताने भी मार रहे हैं, पर क्या सच में एक दिन हमारा भी कोई ठिकाना होगा? हाँ, जरूर बनेगा। चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे हाथों में छाले पड़ जाए, चाहे लोग हंस हंस कर मुझे पागल कहें, पर मैं रुकूंगा नहीं। अब कोई हमारा घर हमसे नहीं छीन सकेगा। ये घर जमीन पर ना सही, आसमान के नीचे बनेगा, पेड़ की शाखाओं पर ही सही, पर इसका हर पत्ता, हर तिनका हमारा होगा। बारिश आए, तूफान आए, ये घर डोलेगा जरूर, पर गिरेगा नहीं, क्योंकि इसे मैं सिर्फ लकड़ी से नहीं, अपने जज्बे से, अपने बेटे के सपने से और तुम्हारी आंखों की उम्मीद से बना रहा हूँ। धनीराम का हौसला एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। पत्नी और श्यामू भी उसके पास बैठकर मदद करते। श्यामू कभी लकड़ियां पकड़ता, कभी रस्सी पकड़ा देता। उसकी आंखों में बाबा के लिए गर्व और प्यार साफ झलक रहा था। तीसरे दिन शाम तक धनीराम ने पेड़ पर एक छोटा मगर मजबूत घर बना लिया। पेड़ की मोटी शाखाओं पर लकड़ियों से तख्त बनाकर उसके चारों ओर खप्पर और बांस बांध दी। ऊपर से नारियल की पत्तियों से छत डाल दी ताकि बारिश की बूंदें अंदर न आएं। श्यामू ने पहली बार ऊपर चढ़कर देखा तो खुशी से चिल्ला उठा, बाबा, ये तो सच में असली घर जैसा लग रहा है। यह तेरा घर है बेटा, और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हमारा सपना था एक घर, और आपने उसे हवा में भी जमीन दे दी। शुक्रिया जी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह घर हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच रहेगा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि धनीराम ने पेड़ पर घर बना लिया है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब देखने आने लगे। लोग हैरानी से देख रहे थे और कुछ चुपचाप उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। तभी चाचा चाची भी वहां पहुंचे। अरे धनीराम, मैंने तो मजाक में कहा था कि तेरे बाप का तो बस पेड़ था, पेड़ पर घर बना, लेकिन तूने तो सच में पेड़ पर घर ही बना लिया। पर याद रख, यह घर भी कब तक टिकेगा? तू हमेशा गरीब ही रहेगा। और सुन, ज्यादा उड़ मत। यह जो लकड़ियों और रस्सियों से जोड़ा है ना तूने, यह तिनके का ताज है। हवा तेज चली तो उड़ जाएगा, बारिश आई तो गल जाएगा। घर बसाना इतना आसान नहीं जितना तुझे लग रहा है। और हाँ, याद रख, घर चाहे पेड़ पर बना ले या जमीन पर, गरीब की किस्मत नहीं बदलती। तू जैसे था वैसे ही रहेगा, हमेशा गरीब। धनीराम चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी चमक उठी। उसने दोनों की ओर देखकर धीरे मगर मजबूत आवाज में कहा, चाचा चाची, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी जमीन, मेरे माँ बाप का घर, मेरा बचपन। लेकिन ये देखो, इस बार मैंने जो बनाया है उसे कोई नहीं छीन सकता। आपने मुझे जमीन से काट दिया, पर मैंने आसमान को अपना बना लिया। हाँ, ये पेड़ पर है, लेकिन ये मेरी मेहनत का है, मेरी हिम्मत का है। आपने मुझे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन देखो, आज मैं सबसे ऊंचा हूं, चाहे बारिश हो या तूफान। अब मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा यहाँ रहेंगे, क्योंकि इंसान का घर मिट्टी और ईंटों से नहीं, उसके हौसले से बनता है। ये कहते हुए धनीराम ने श्यामू की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मासूम मुस्कान जैसे सारी दुनिया को जवाब दे रही थी। चाचा चाची चुपचाप खड़े रहे। गांव वाले भी एकटक देख रहे थे। आज धनीराम गरीब नहीं लग रहा था। आज वह सबकी नजरों में सबसे अमीर था, अपनी मेहनत, इज्जत और हौसले से। बरसात अपनी चरम सीमा पर थी। लगातार 3 दिन से बारिश थमी नहीं थी। गांव की गलियां कीचड़ में डूब चुकी थीं। नाले उफनने लगे थे और खेत तालाब बन गए थे। चौथे दिन सुबह सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सैलाब आ गया था। पहाड़ी नदी का पानी अचानक बढ़ गया। तेज बहाव से गांव के कच्चे घर गिरने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकारें, जानवरों की दौड़, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धनीराम अपने पेड़ पर बने घर में पत्नी और श्यामू के साथ था। नीचे पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका पेड़ मजबूत था। गहरी जड़ों वाला नीम
जैसे धरती को पकड़कर खड़ा हो, और ऊपर वो छोटा सा घर जैसे आसमान से उतरी कोई संजीवनी। नीचे से एक औरत की पुकार आई, कोई तो बचाओ, मेरा बच्चा पानी में बह गया। लोग अपनी जान बचाकर ऊंची जगहों की तलाश में थे, पर गांव में कोई भी इतना ऊंचा नहीं था सिवाय धनीराम के पेड़ के घर के। गांव वालों की नजर उस पेड़ की ओर उठी जो कभी सबकी हंसी का पात्र था, अब वही एकमात्र सहारा लग रहा था। तभी धनीराम ने ऊपर से आवाज लगाई, जिसे भी जरूरत हो, जिसे भी ठिकाना ना मिला हो, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो या जिसे वक्त ने रुला दिया हो, वो बेझिझक ऊपर चढ़ाए। ये घर भले ही लकड़ी रस्सी से बना एक छोटा सा कोना है, पर इसमें इंसानियत के लिए बेहिसाब जगह है। यहाँ ना जात पूछी जाएगी, ना हालात देखे जाएंगे, सिर्फ दिल देखा जाएगा और दर्द समझा जाएगा। आ जाओ, ये घर छोटा है पर इसका दिल बहुत बड़ा है। बच्चे, औरतें, बूढ़े एक एक करके घर में आए। श्यामू सबकी मदद कर रहा था। तभी उसने देखा चाचा और चाची भीगे हुए कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर भी था और शर्म भी। चाचा की नजरें झुकी हुई थी, वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये घर सिर्फ लकड़ी और टीन का ढांचा नहीं है, ये उन सबके लिए है जिनके पास कोई छत नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई अपना नहीं, जिनके सिर पर वक्त की मार है और दिल में बस एक उम्मीद बची है। आज आप भी उसी हाल में हो चाची, इसलिए ये घर, ये छोटी सी जगह अब आपकी भी है। आइए अंदर चलिए। ठंडी हवा से नहीं, बेगानेपन से डरना चाहिए, और यहाँ कोई बेगाना नहीं है। पेड़ पर वो घर जो कभी मजाक बना था, अब गांव का इकलौता सहारा बन गया था। जिसने सब कुछ खोकर भी देना नहीं छोड़ा, वही असली इंसान कहलाता है। और जो जख्म खाकर भी मरहम बन जाए, वही इंसानियत की मिसाल बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है, कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था, और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं, आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से 200 रुपए उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ लालचंद के पास जाते हैं।
सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है सेठ जी। इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ लालचंद 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने की सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ लालचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिला है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 रुपए निकल जाएंगे। फिर 1500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे? नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है, और जैसा कि रामू ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है,
मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर रामू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तब रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर रामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन्न प्रकट हो जाता है और वह रामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वह ही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सुमन, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं। अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वह, यह तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे
उससे हम अपने मोनू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर चंदन घर आ जाता है। ये देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और चिंकी के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद जी से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर लालचंद ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।